हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों, 2025 का ये साल आप सभी के लिए खुशियों की बहार लेकर के आए और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट क्लास रहे, आप मेरिट लिस्ट में आए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों, हम अभी 12th अकाउंटेंसी के पुराने पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो कर ही रहे थे। अभी बिजनेस स्टडी के भी 2010 से 2024 तक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें हम 2010, 11 और 12 ऐसे 3 साल के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। देखिए, बिजनेस स्टडी 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया था 2010 का, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न बच्चों ऐसे आने वाले हैं जो कि कोर्स में बाहर हो गए। जैसे कुछ पहले पत्र लिखे जाते थे, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, तो उससे रिलेटेड व्यापारिक पत्र, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे तो उनको हम छोड़ देंगे। जो अभी हमारे लेटेस्ट जो, फिर जैसे एक पूंजी बाजार, जो हमारा जो लास्ट में जो वित्तीय नियोजन, फिर वित्तीय प्रबंध, विपणन प्रबंध, जिसमें वित्तीय प्रबंध वाला, जिसमें हमारा जो पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सही जोड़ी दी गई है जिसमें हमारा कोर्स में नहीं है। अब दूसरा जो दिया है अनुशासन का सिद्धांत। अब ये अनुशासन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल 101% याद कर लेना है। हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत है प्रबंध के, वो आपको याद कर लेना है। ये अनुशासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है। फिर प्रयोग, जहां भी प्रयोग शब्द आ गया उसका संबंध वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत से है, और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिए गए हैं। तो ये टेलर से संबंधित हो गया। बाकी तो हमारे कोर्स के बाहर के आ गए हैं, ये पत्र से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हम। क्वेश्चन नंबर 2 पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रबंध का पहला कार्य क्या है? तो बच्चों, प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य 5 उंगलियों पर गिन लो। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो प्रबंध का जो पहला कार्य है वो क्या है? नियोजन है, प्लानिंग है। और लास्ट वाला काम कौन सा है? वो नियंत्रण है। सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करना, ये कब? तो जो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण में सरकार के द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई और उसमें उदारीकरण, फिर निजीकरण और वैश्वीकरण, ऐसे 3 कदम उठाए गए थे। जिसमें उदारीकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो उद्योगों के लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया थी उसमें नियमों में कुछ उन्होंने नियंत्रण भी कम किया गया और प्रतिबंधों में कमी की गई। तो ये कौन सी प्रक्रिया के तहत आता है? ये उदारीकरण में आता है। ठीक है, फिर एक कर्मचारी के चयन में किया जाता है। भाई जब किसी, ये नियुक्तिकरण से रिलेटेड है, तो कर्मचारी का जब चयन होता है तो भाई नियुक्तिकरण में सबसे पहले भर्ती, फिर चयन, फिर प्रशिक्षण। ठीक है, तो चयन कब किया जाता है? आप खुद भी अभी पढ़ रहे हो। इसके बाद जब मान लो आपका चयन होगा, तो चयन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो एग्जाम देना होगा, लिखित एग्जाम देना होगा। जैसे मान लो पुलिस का फॉर्म भरा, तो पुलिस के फॉर्म में सबसे पहले रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम के बाद में आपको फिजिकल देना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका रिटर्न एग्जाम है, फिर फिजिकल है, फिर मेडिकल टेस्ट है। तो ये सब चयन की एक प्रक्रिया होती है और उसके बाद पोस्टिंग होती है। जैसे बैंक में जैसे रिटर्न एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होते हैं। तो यहाँ पर कर्मचारी के चयन में क्या किया जाता है? तो व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुझान परीक्षण और ये सभी। तो जब भी आप कोई एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देंगे, तो उसमें आपके ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं। सबसे दिया है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? तो यदि कंपनियों को, व्यापारियों को, साझेदारों को यदि कहीं से वित्त लेना है, पैसा लेना है, ऋण लेना है, तो सबसे सस्ता ऋण कहाँ से मिलेगा? तो सबसे सस्ता ऋण तो ये है अंश पूंजी से। क्यों? क्योंकि इस पर ब्याज नहीं दिया जाता, कोई फिक्स ब्याज नहीं दिया जाता, लाभांश दिया जाता है। लाभांश, कंपनी को लाभ होगा तो लाभांश दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऋण पत्र जो है, ऋण है, पूर्वाधिकार अंश है, इनके ऊपर फिक्स रहता है, मतलब बर्डन रहता है, देना ही पड़ेगा। तो इसलिए सबसे सस्ता क्या हो गया? समता अंश पूंजी हो गया।
स्टॉक एक्सचेंज ये भी हमारे कोर्स के बाहर हो गया, लेकिन स्कंद विपणी क्या कहलाती है, मतलब ये हमारा द्वितीयक बाजार जो है ये स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, यहाँ पर अंशों को बेचा जाता है। फिर है रिक्त स्थान पर आ गए हम। रिक्त स्थानों में प्रबंध जन्मजात एवं खालिस्तान प्रतिभा है। तो ये तो एक क्या है, एक नारा है ना। प्रबंध जब भी पढ़ेंगे तो ये स्लोगन बन गया कि प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रबंधक कोई मैनेजर है, उसका लड़का वो भी पढ़ लिख करके मैनेजर बनना चाहता है तो बन सकता है, उसको कोई रोक टोक थोड़ी नहीं, वो स्वतंत्र है। तो प्रबंध क्या है, एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध क्या है, एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। अर्जित का मतलब ये है कि मान लो किसी के पिताजी किसान हैं और वो लड़का अच्छा पढ़ लिख कर यदि प्रबंधक बनना चाहता है तो वो उस प्रबंधक के पद को अर्जित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि किसान का लड़का प्रबंधक नहीं बन सकता। तो प्रबंधक का लड़का भी प्रबंधक बन सकता है और जिसके पिताजी प्रबंधक नहीं है उसका लड़का भी प्रबंधक बन सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध जन्मजात भी है और अर्जित प्रतिभा भी है। ठीक है। उद्देश्य खालिस्तान प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भाई प्रबंध के 3 स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो उद्देश्य कौन से प्रबंध के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो शीर्ष प्रबंध के द्वारा, या उसको हम क्या बोलेंगे, उच्च प्रबंध के द्वारा। खालिस्तान कठोर निर्देश है, डायरेक्शन देना, नियम। भाई रोड पर हम चलते हैं, आपको साइड में आपको जगह जगह पर आपको प्लेट दिखती है लगी हुई, साइन बोर्ड लगे हुए दिखते हैं कि भाई अब आपको आगे मोड़ है, आपको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, आगे ये शहर है। तो ये सभी क्या है, ये निर्देश, निर्देश मतलब नियम एक प्रकार से। और ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तो किसी भी संस्था में जो निर्देश होते हैं तो नियम हमेशा कैसे होते हैं, कठोर निर्देश होते हैं, कठोर होते हैं, क्योंकि नियम का मतलब ये होता है जो बदलता नहीं है। ठीक है। भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किए गए, 1991 में। भारत में जो आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई कब, 1991 में। फिर है पदोन्नति भर्ती का खालिस्तान स्त्रोत है। तो भर्ती के 2 स्त्रोत होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक मतलब कंपनी के अंदर से ही लोगों को भर्ती कर लेना, और बाह्य का मतलब होता है कंपनी के बाहर से लोगों को। तो पदोन्नति का मतलब, पदोन्नति करना मतलब कंपनी के अंदर ही काम करने वाले लोगों में से योग्य व्यक्तियों को और ऊंचे पद पर बिठा देना। ये तो अंदर के ही हुए, तो ये कौन सा स्त्रोत हो गया, तो ये आंतरिक स्त्रोत हो गया। पदोन्नति कर देना मतलब कि जिस पद पर है उससे ऊपर वाले पद पर भेज देना, तो ये आंतरिक स्त्रोत हो गया भर्ती का। ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, एक शब्द में चलेंगे। एक शब्द में सबसे पहला दिया गया है, स्थायी संपत्तियों के क्रय करने के लिए किस पूंजी का उपयोग किया जाता है। पूंजी 2 प्रकार की होती है, स्थायी और कार्यशील। तो स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए कौन सी पूंजी प्रयोग में होगी, तो वह स्थायी पूंजी ही प्रयोग में की जाएगी। कौन सी पूंजी प्रयोग की जाएगी, स्थायी पूंजी। ऋण पत्रों का निर्गमन कब लाभप्रद होता है, भाई कंपनी को जब पैसा चाहिए रहता है तो कंपनी अंशों का निर्गमन करती है। अब मान लो कंपनी को अंश जारी नहीं करना, क्योंकि जितने अंश जारी किए जाएंगे उतने उसके मालिक बढ़ेंगे। इसलिए कोई भी कई बार जो प्रवर्तक होते हैं वो अंश निर्गमन, ज़्यादा अंशों का निर्गमन करना नहीं चाहते, वो ऋण पत्र के द्वारा पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऋण पत्र में क्या होगा कि वो मालिक नहीं होंगे, क्योंकि उनको प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो वो ऋण पत्रों का निर्गमन कब फायदेमंद होता है, तो जब कंपनी को अधिक लाभ हो रहा हो, या फिर जो मार्केट में मंदी की स्थिति हो, तो उस समय भी कम ब्याज पर कंपनी को ऋण मिल जाएगा। तो मंदी काल में ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में कौन सा काल चल रहा हो, मंदी का काल चल रहा हो, मंदी के काल में क्या होगा कि कंपनी को जो ऋण है वो कम ब्याज दर पर मिल जाएगा। तो एक तो हो गया मंदी काल, और दूसरा हो गया कि कंपनी को लाभ ज्यादा हो रहा है, लाभ प्राप्त होने की स्थिति में, कि कंपनी को लाभ इतना ज्यादा मिल रहा है कि उसे अंशों का निर्गमन करने के बजाय वो ऋण पत्रों पर ब्याज दे सकती है। ये दोनों स्थिति में कंपनी क्या कर सकती है, ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। मुद्रा बाजार, ये पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, ये अभी इस बार कोर्स में नहीं है, इसलिए हम हटा देते हैं, ये भी कोर्स में नहीं है। भारत में प्रतिभूतियों के बाजार के लिए ये सब कोर्स से हटा दिया गया, मतलब जो लास्ट के जो वित्तीय नियोजन, वित्तीय प्रबंध और विपणन प्रबंध, तो जो वित्तीय प्रबंध वाला जो पार्ट है वो हमारे उसमें से हटा दिया गया है। ठीक है। तो हम उस पर नहीं जाते हैं।
अब ट्रू और फॉल्स की तरफ चलेंगे हम। तो ट्रू और फॉल्स में सबसे पहला दिया सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है। मैंने बताया था 5 कार्य: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो इसमें सहकारिता शब्द आया क्या? नहीं आया, और इसलिए क्या हो गया? असत्य हो गया। नियंत्रण एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। भाई नियंत्रण एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो सत्य है, लेकिन ये बोला कि नहीं है, और इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। नियुक्तिकरण मानव संसाधन नियोजन का अंग है। नियुक्तिकरण में किसकी नियुक्ति की जाती है? मानव की। मशीनों की नियुक्ति नहीं होती, मानव की नियुक्ति होती है। मतलब मानव एक संसाधन है और उसका नियोजन करना मतलब प्रबंध करना। तो नियुक्तिकरण मानव संसाधन नियोजन का एक अंग है। एकदम क्या है? राइट है। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होता है। बजट का मतलब होता है भविष्य की आय और व्यय का अनुमान लगाना। इसका मतलब भविष्य की आय और व्यय का अनुमान लगाना, तो ये भावी अनुमान हो गया। तो बजट भावी अनुमानों पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है। बिल्कुल राइट है। जो सामान्य प्रबंध है, एक झाड़ है प्रबंध का, उसकी शाखाएं हैं, उसमें वित्तीय प्रबंध, विपणन प्रबंध, सब अलग अलग प्रकार के, वो उसकी ब्रांचेस हो गई। तो विपणन वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक शाखा है या एक अंग है। बिल्कुल क्या है? राइट है ये। क्लियर? तो ये 2010 का हो गया। अब इसके आगे और देख लेते हैं हम, 2011 का भी देख लेते लगत में। ये 2011 का पेपर है ये, इसको हम देख लेते हैं। 2011 में देखिए, पर्यवेक्षकीय प्रबंध सबसे खालिस्तान स्तर का होता है। 3 प्रकार प्रबंध के 3 स्तर है: उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। निम्न स्तर का जो प्रबंध होता है उसको पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्यवेक्षण का काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं, सुपरविजन काम कर, जहाँ कर्मचारी काम कर रहा होता है उनको देखने का काम करते हैं, और इसलिए ये पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहलाता है। तो इस पर्यवेक्षकीय प्रबंध निम्न स्तर का होता है। अंतरराष्ट्रीय परिवेश सदैव खालिस्तान रहता है। तो अंतरराष्ट्रीय परिवेश, अब यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण के चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। व्यावसायिक वातावरण में जो व्यावसायिक वातावरण होता है वो 2 भागों में बटा है। एक आंतरिक वातावरण जो व्यवसाय के अंदर का है, और एक बाह्य वातावरण। ठीक है। अब जो बाहर का वातावरण है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक, है ना। अब ये जो वातावरण है ये व्यवसायी के हाथ में नहीं है, ये हमेशा बदलता रहता है, और व्यवसायी को अपने व्यापार को उसके अनुसार बदलना होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय परिवेश, ये बाह्य व्यावसायिक वातावरण का जो बाहरी घटक है अंतरराष्ट्रीय परिवेश, ये उसका एक तत्व है। तो अंतरराष्ट्रीय परिवेश हमेशा कैसा रहेगा? वो परिवर्तनशील रहता है। कैसा है वो? परिवर्तनशील रहता है। नियोजन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। भाई नियोजन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो योजना बनाना। योजना कौन बना सकता है? जिसके पास अक्ल है, बुद्धि है। ठीक है। तो नियोजन कैसी प्रक्रिया हो गई? एक बुद्धि प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया हो गई। फिर है चयन। क्या है? चयन एक साध्य है, खालिस्तान नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देते, पहले मैं आंसर लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। साधन नहीं है। चयन एक साध्य है, साधन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ 2 शब्द आ गए, एक आ गया साध्य और दूसरा आ गया साधन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये छत है, ये क्या है? ये छत है, और इस छत पर चढ़ने के लिए ये सब क्या है? ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी है। अब बताओ ये क्या है? ये साध्य है, ये है छत पे चढ़ना। छत क्या हो गई? एक साध्य, और ये सीढ़ी क्या हो गई? ये सीढ़ी हो गई साधन। अब यहाँ पर बताओ, चयन करना मतलब सिलेक्शन करना। चयन करना मतलब कर्मचारियों का सिलेक्शन करना। तो चयन करना एक साध्य है, ये साधन नहीं है। ठीक है। फिर है बजट सदैव खालिस्तान रूप में व्यक्त किया था। बजट अभी मैंने बताया, बजट मतलब तो भविष्य की आय और व्यय का अनुमान लगाना बजट कहलाता है। आय और व्यय मतलब संख्या के रूप में आ गई। यहाँ पर किसी के गुणों का हम बखान नहीं कर सकते, भविष्य में उसके गुण इतने बढ़ जाएंगे, उसके दोष इतने बढ़ जाएंगे, उसके गुणों का इतना वैल्यू हो जाएगी, उसके दोषों की इतनी वैल्यू हो जाएगी। आप बजट के रूप में उसको नहीं बता सकते। बजट हमेशा संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। रूप में व्यक्त किया जाता है, संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, गुणात्मक रूप में नहीं। बजट का मतलब संख्या, बस इतना ध्यान रखना, तो आपको याद हो जाएगा। फिर आज चलते हम एक शब्द के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक शब्द में कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाएगा? तो ये हमारे वैसे तो
तो बाहर है, लेकिन मैं बता देता हूँ, कच्चा माल क्रय करने के लिए आप कार्यशील पूंजी का उपयोग करें। कौन सी पूंजी का उपयोग करेंगे? कार्यशील पूंजी। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? नियोजन का संबंध अभी मैंने आया था, रिक्त स्थान में आया था। नियोजन कैसी प्रक्रिया? नियोजन मतलब योजना। योजना कौन बना सकता है? जिसमें बुद्धि है। तो नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस नियोजन का संबंध बौद्धिक या बुद्धि से है। चालू संपत्ति और चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। चालू संपत्ति और चालू दायित्व के अंतर को क्या बोलेंगे? कार्यशील पूंजी। किसी उपक्रम, उपक्रम मतलब कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उपक्रम मतलब ये कहाँ से शब्द आएगा? उपक्रम का मतलब होता है व्यापार करने वाली संस्था, फर्म, कंपनी, व्यवसाय करने वाली दुकान, है ना, ये सब क्या है? ये उपक्रम है। तो किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति, मजबूत स्थिति, भाई कोई दुकान है, अच्छा लाभ कमा रही है, तो वो कैसी स्थिति में है? अच्छी स्थिति में। तो किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या है? भाई कोई से भी व्यापार है, वो अच्छी स्थिति में है, तो उसका आपने किस आधार पर उसको बोला कि अच्छी स्थिति में है? प्रॉफिट कमा रहा है, वो ज्यादा लाभ कमाएगा तो अच्छी स्थिति में। तो उसकी सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या है? तो उसकी सुदृढ़ स्थिति का मापदंड है लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाएगा तो अच्छी स्थिति में है, सीधी सी बात है। सेबी किस बाजार का नियमन एवं संवर्धन करता है? तो सेबी किसका? स्टॉक मार्केट का, संधि विपणी का। ठीक है, तो किस बाजार का? तो यहाँ पर हम बोलेंगे पूंजी बाजार का। पूंजी बाजार का। ठीक है, दो प्रकार के बाजार होते हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। तो पूंजी बाजार का। तीसरा क्वेश्चन सत्य असत्य में आ जाते। भावनात्मक परिवेश व्यावसायिक परिवेश का एक अंग है। तो भावनात्मक नाम का कोई परिवेश होता ही, क्योंकि भावनाएं तो कैसी होती है? बहने वाली होती है, स्थिर थोड़ी ना होती है, और उनका कोई परिवेश नहीं होता है। तो इमोशंस, मेरे अंदर जो इमोशंस है, हमारे अंदर जो इमोशंस है, सुख है, दुख है, खुशी है, गम है, ये सब भावनाएं हैं। तो ये भावनात्मक परिवेश व्यावसायिक परिवेश का एक अंग है। व्यावसायिक परिवेश के अंग कौन कौन से हैं? तो व्यावसायिक परिवेश को दो भागों में बांटा है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक में व्यवसाय के उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यक्रम, कार्यविधि, ये सब उसके आंतरिक अंग है। और बाह्य उद्देश्य, बाह्य अंग में व्यवसाय के बाहर के अंग कौन से हो गए? तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौतिक, ये सब बाहरी परिवेश हो गया। तो इसमें भावनात्मक परिवेश व्यवसायिक परिवेश का एक अंग है, ये नहीं है, गलत है। चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है। तो चयन करना मतलब सिलेक्शन करना। तो दो लोग हैं, उसमें से किसी एक को चयन करना है, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया? ये सकारात्मक हो सकती है क्या? नहीं, ये नेगेटिव प्रक्रिया, नकारात्मक। आपको उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, एक को नहीं करना है। मतलब आप उसमें नेगेटिविटी देख रहे हो, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया हो गई? ये नकारात्मक प्रक्रिया हो गई। ये सकारात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है। ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, बिल्कुल सही है। कंट्रोल, ब्रेक आपके हाथ में है मतलब अनुशासन ही थे। मतलब नियंत्रण, कैमरा है आप अनुशासित है, कोई देख रहा है तो आप अनुशासित है, क्लास में टीचर है तो आप अनुशासित है। नियंत्रण, जहाँ भी नियंत्रण है वहाँ अनुशासन होगा ही। पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं, जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए रखते हैं, ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी होना जरूरी है, तो पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं। उत्पादन की वह सीमा जिस पर न तो लाभ हो और न हानि हो, किस्म नियंत्रण कहलाता है, ये गलत है। किस्म नियंत्रण में तो वस्तु की वेराइटी, जो क्वालिटी है, किस्म है, उसको तय किया जाता है। ये जिस सीमा पर उत्पादन की वह सीमा जिस पर लाभ न हानि हो, ये किस्म नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए असत्य होगा। तो इस जोड़ी में चलेंगे हम। सोपान श्रृंखला ये कौन से सिद्धांत में आता है? तो ये हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत दिए हैं उसमें सोपान श्रृंखला आता है। ठीक है, तो ये इसका संबंध किससे है? फ्योल से है। ये हो गया। मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में आती है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए हैं? टेलर ने दिए हैं। फिर ये हमारे कोर्स के बाहर है, ये भी कोर्स के बाहर है, ये भी कोर्स के बाहर है। चलिए अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला दिया है प्रबंध क्या है? तो कला भी है और विज्ञान भी है। नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में ये तीनों शामिल है, चयन भी है, भर्ती भी है, पदोन्नति भी है। तो ये सब आंसर आ जाएगा हमारा। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य कौन सा है? मैंने 5 गिनाए थे। पहला नियोजन, और अंत का काम कौन सा है?
नियंत्रण है। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज ये हमारे कोर्स में से हट गया। चलिए, तो 10 हो गया, 11 हो गया, अब हम चलते हैं 12 की तरफ। 2012 को भी देख लेते लग। प्रबंध खालिस्तान का नौकर है, किसका नौकर है? प्रबंध। प्रबंध मतलब मैनेजर। मैनेजर को कौन नियुक्त करता है? प्रशासक या व्यवसाय। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? प्रबंध प्रशासन का नौकर है। अब चलो एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मेरे को मुझे किसने नियुक्त किया? प्रशासन ने नियुक्त किया, मैं प्रशासन का नौकर हूँ। इसी प्रकार से एक व्यवसाय करने वाले संस्था, वहाँ प्रबंधक है, प्रबंधक को कौन नियुक्त करेगा? प्रशासन नियुक्त करेगा। तो इसलिए प्रबंध क्या है? प्रशासन का नौकर। कार्य बदली प्रशिक्षण सबसे अधिक लोकप्रिय कहाँ पर है? बैंकों में। कार्य बदली प्रशिक्षण, प्रशिक्षण देने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक तरीका है कार्य बदल बदल कर देना। आज ये कार्य कर रहा है, 4 महीने बाद दूसरा कार्य देना, फिर अगले 4 महीने बाद तीसरा कार्य देना। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बैंकों में। जब आप बैंक में जाओगे तो आपको एक व्यक्ति कैशियर काउंटर पे दिखेगा। जब आप 2 महीने 4 महीने बाद जाओगे तो वही जो कैशियर है वो आपको किसी फाइनेंस वाली कुर्सी पर दिखाई देगा। फिर आप 4 महीने बाद जाओगे तो वो आपको कहीं तीसरी जगह मैनेजर, जो मैनेजर होता है उसकी जगह पर दिखाई देगा। इस प्रकार से वहीं पर बैंक के अंदर ही उनको कार्य बदल बदल कर दिया जाता है। तो ये जो कार्य बदली प्रशिक्षण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ये बैंकों में होता है। क्षमता अंशधारियों को कंपनी में किसका अधिकार होता है? वोट देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है। फिर है पूछताछ संबंधी, ये कोर्स के बाहर है। ठीक है, और द्वितीय बाजार ये भी कोर्स के बाहर हो गया। चलिए सही जोड़ी में आ जाते हैं हम। सही जोड़ी में बजटरी नियंत्रण, बजट बना करके नियंत्रण करना, ये एक परंपरागत नियंत्रण की तकनीक है। हमेशा से, पहले से, बहुत पुराने समय से नियंत्रण करने का एक पुराना तरीका है बजटरी नियंत्रण, बजट बना के नियंत्रण करना। अरे आप खुद भी बाजार जाओगे तो पहले जेब में पैसा रखते हो, इसका हिसाब लगाते हो और बजट बनाते हो और उसके अनुसार ही काम करते हो। मंदी की अवस्था में ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, लाभप्रद है। मैंने बताया था कि जब मंदी काल हो उस समय ऋण पर ब्याज की दर कम होती है और उसी समय ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। वित्तीय प्रबंधन, ये सामान्य प्रबंधन का एक भाग है। वित्तीय प्रबंधन क्या है? ये सामान्य प्रबंधन की एक शाखा है। लाभ व्यवसाय का जीवन रखता है और प्रबंधकीय अंकेक्षण ये आधुनिक नियंत्रण तकनीक है। आज के समय में ये ABC, ठीक है, ये आधुनिक नियंत्रण तकनीक आज के समय में नियंत्रण करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, प्रबंधकीय अंकेक्षण, ऑडिट। इस उसके हिसाब किताब का, जैसे बैंकों में हर 6 महीने में ऑडिट होता है तो उससे नियंत्रण बना रहता है। हिसाब किताब का ऑडिट हो जाता है, जांच हो जाती है तो एक नियंत्रण बना रहता है। ये आजकल के प्रबंधकीय अंकेक्षण मतलब ऑडिट के द्वारा अंकेक्षण करने की एक नई तकनीक आ गई है। फिर है एक शब्द में, यदि पिता प्रबंधक है और उसका लड़का भी प्रबंधक बन जाता है तो ऐसी प्रतिभा को क्या बोलेंगे? जन्मजात। ऐसी प्रतिभा को हम क्या बोलेंगे? जन्मजात प्रतिभा। मतलब उसके पिताजी से ही उसको वो गुण मिले हैं। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं? तो सर्वत्र लागू होते हैं भाई। जहाँ भी प्रबंध होगा वहाँ प्रबंध के सिद्धांत लागू होंगे, कोई उनको रोक टोक थोड़ी ना है। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? तो जब भी आप कोई योजना बनाओगे तो उसमें सबसे पहले आप उद्देश्यों का निर्धारण करोगे। योजना में सबसे पहले क्या बनते? उद्देश्य। बिना उद्देश्य की योजना नहीं बनती। प्रतिभूति बाजार ये बाहर हो गया। त्रुटियों कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है? नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा। नियंत्रण, प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य कौन सा? नियंत्रण। नियंत्रण में क्या किया जाता है? त्रुटियों का पता लगाया जाता है, कमजोरियों का पता लगाया जाता है और फिर उनमें सुधार किया जाता है, गाड़ी को पटरी पर वापस लाया जाता है। ठीक है, तो त्रुटि और कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है? नियंत्रण के द्वारा लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सत्य असत्य में सबसे पहला है विज्ञापन भर्ती का बाह्य स्रोत है। बिल्कुल राइट। भर्ती करना है तो विज्ञापन जारी कर दिया, विज्ञापन जारी करोगे तो बाहर के लोग ही तो आएंगे आपके यहाँ फॉर्म भरने के लिए, तो बाहरी। फिर बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किया जाता है, गलत है। बजट किस रूप में व्यक्त किया जाता है? संख्यात्मक रूप में। बजट मतलब संख्या, एक ही शब्द याद रखना, बजट मतलब संख्या। गुणात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, गलत। प्राथमिक बाजार का कोई स्थान नहीं होता, बिल्कुल सही है। कोर्स के बाहर है लेकिन हम पढ़ लेते।
नियुक्तिकरण प्रबंधन का उत्तरदायित्व तो नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि नियुक्तिकरण तो प्रबंधन का उत्तरदायित्व तो है, प्रबंध में नियुक्तिकरण का कार्य है, मतलब नियुक्तिकरण प्रबंध का एक कार्य है, तो उत्तरदायित्व होगा। परंपरागत प्रबंध यंत्रीकरण के विरुद्ध है, गलत है, नहीं है वो, ठीक है, तो ये असत्य हो गया। आगे बढ़ेंगे हम सही विकल्प की तरफ। पत्र वाला नहीं आएगा, बी वाले पर देख लेते हैं। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी जुलाई 1991 में। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 कदम उठाए गए थे, ठीक है, तो जुलाई 1991। भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है, बिल्कुल सफल रही है, तभी तो हमारे आज अर्थव्यवस्था 1991 तक हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जमीन में धराशायी हो गई थी। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी इंटरनेशनल लेवल पर। उस समय जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के द्वारा हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको फिर से पटरी पर लाया गया, तो सफल रही पूरी तरह से। व्यापारिक पत्र कोर्स में नहीं, उद्देश्य कैसे होना चाहिए? उद्देश्य हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए, जिसको हम व्यवहार में ला सके, तो उद्देश्य हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे 10, 11, 12 व्यवसाय अध्ययन के 3 साल के जो पेपर थे, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने देखे। फिर अगले वीडियो में हम 2013 के देखेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये सारी क्लासेस फ्री है, ठीक है। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए तैयार हूँ, आपको आंसर जरूर दूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।